हेलो फ्रेंड्स, आज अपना शॉर्ट वीडियो सीरीज़ का 6 है और आज बहुत ही एक हम लोग इम्पॉर्टेंट चीज़ पर डिस्कस करेंगे कि अभी जो रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है उसमें क्या भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारत के लिए क्या ये वरदान है क्या? क्योंकि अभी आप देखिए कि अभी जो तेल का दाम जो है इट हैज़ इंक्रीज टू डॉलर 110 से 115 पर बैरल दाम हो गया है। तो दिस विल बी हैविंग वेरी इन्फ्लेशनरी प्रेशर होगा भारत पर क्या हमारे लिए ये जो यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट है, जो इन्वेजन ऑफ द रशिया, द राइट वर्ड विल बी द इन्वेजन ऑफ रशिया इनटू यूक्रेन, क्या हमारे लिए वरदान है क्या? वी विल एनालाइज दिस। पहले चीज तो हमें थोड़ा सा मैप के बारे में जानकारी होना चाहिए। ये रहा रसिया, ये रहा यूक्रेन, ये है क्रीमिया। क्रीमिया के बारे में आपको पता है कि 2014 में रसिया ने इसको एनेक्स कर लिया है। आप ध्यान रखिए कि वन ऑफ द इंपॉर्टेंट चीज जो रहा है इस कन्फ्लिक्ट में, एक मेजर ये है कि रसिया को पोर्ट चाहिए। पोर्ट नहीं रहेगा तो वो ट्रेड नहीं कर पाएगा, ट्रेड के लिए उसके पास पोर्ट चाहिए। अगर आप देखें ब्लैक सी के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच आर द कंट्रीज विच सराउंड द ब्लैक सी, द आंसर इज टर्की, जॉर्जिया, रसिया, यूक्रेन, माल्डोवा नहीं है, रोमानिया, बुल्गारिया और तुर्की तो है ही। आप देखिए, इसको आप एक कोड के थ्रू याद कर सकते हैं, या तो आप अपना कोड खुद बना लीजिए या ऐसे याद कर सकते हैं टी एंड बर्गर, जो मैं ऐसे याद किया हूं। या एक कोड और है गर बट। अगर आप देखिए टी फॉर तुर्की, यू फॉर बी यू फॉर बुल्गारिया, टी फॉर तुर्की, बी यू फॉर बुल्गारिया, जी फॉर जॉर्जिया, यू फॉर यूक्रेन, आर फॉर रोमानिया एंड आर फॉर रसिया। इसी तरह से टी मतलब हो जाएगा यहाँ पे टर्की, बी फॉर बुल्गारिया, यूक्रेन, रोमानिया, जॉर्जिया, जी मतलब जॉर्जिया और आर मतलब रशिया। एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अब आप देखिए कि रसिया और यूक्रेन ट्रेड कैसे करता है, इन चीज़ों का क्या इंपॉर्टेंस है, अभी आप रिलेट कर पाएंगे। आप देखिए, अगर रसिया को ट्रेड करना है तो सी ऑफ एजॉव से होते हुए, ब्लैक सी होते हुए, यहाँ से सी ऑफ मरमरा से होते हुए इधर निकलेगा, मेडिटेरेनियन सी वगैरह की तरफ जाएगा। पर कुछ लोगों के दिमाग में अभी एक थॉट प्रोसेस आ रहा होगा कि जरूरी थोड़ी है कि समुद्र से ही करेगा, वो तो रेल से भी कर सकता है, जो कि एकदम वैलिड चीज़ है। अगर उसको कुछ ट्रेड करना है तो रोड से भी कर सकता है। आप इतना फोकस क्यों कर रहे हैं समुद्री रास्ते के माध्यम से? अब आप देखिए, ये अपना इकोनॉमिक सर्वे का मैं डेटा लेके दिखा रहा हूं आपको कि 1 किलोमीटर 24 टन, 1 लीटर पेट्रोल में 24 टन को ट्रांसफर किया जा सकता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस पर। अगर आप रेल के बारे में बात करें तो 1 लीटर पेट्रोल में, जो क्रूड ऑयल में है, 95 टन को ट्रांसफर किया जा सकता है 1 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए। पर अगर आप इनलैंड वाटरवेज या वाटरवे की बात करें तो 215 टन ट्रांसफर किया जा सकता है 1 किलोमीटर में बाय द यूज ऑफ 1 लीटर ऑफ द पेट्रोल। यहां से एक चीज तो क्लियर हो गया कि जो वाटरवे जो सिस्टम है, और एयरवेज तो और महंगा पड़ेगा, तो वाटरवे जो है ये चीपेस्ट मोड है। जब चीपेस्ट मोड है तो अगर आप रेल से ट्रांसफर करेंगे, रोड से ट्रांसफर करेंगे, तो जो इंटरनेशनल मार्केट में आपका चीज 10 रुपया पे था, अब उसका दाम बढ़ के 15 रुपया हो जाएगा। अगर आप रोड या रेलवे से ट्रांसफर करेंगे तो जब 15 रुपया हो जाएगा तो आप क्या बन जाएंगे? अनकम्पिटिटिव बन जाएंगे मार्केट में, तो आपका सामान कोई नहीं खरीदेगा। चाइना का तो इसीलिए हम लोग खरीदते हैं कि भले खराब होता है पर सस्ता है। तो आई वांटेड टू स्टेट दैट कि ये जो रसिया और यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ये ट्रेड रूट बाधित हो गया है। जिस तरह से जो सिल्क रूट बाधित हो जाता था हुन्स के अटैक से एंशिएंट इंडिया में, इसीलिए गुप्ता का डिक्लाइन होता है, क्योंकि हुन्स जो है ट्रेड रूट को डिस्टर्ब कर देते थे। तो ये पूरा जो आपका ट्रेड रूट है, जो वाटरवे वाला जो ट्रेड रूट है, वो डिस्टर्ब हो गया है रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट से। और आपको मैं बताते चलूं कि रसिया और यूक्रेन दे आर वन ऑफ द मेजर एक्सपोर्टर ऑफ द मेनी थिंग्स इन द मार्केट। जब मार्केट में मेजर एक्सपोर्टर हैं तो मानते हैं रसिया से, मानते हैं ईरान कुछ सामान खरीद रहा है, ये ट्रेड रूट के भाई जा रहा था, तो अब यहाँ पे सामान पहुंच नहीं रहा है, तो अब जो ईरान में जो खपत थी उसको हम भर सकते हैं, कोई और भर सकता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए कि क्या क्या है। अगर आप रसिया के एक्सपोर्ट के बारे में बात करें तो रसिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है?
मीथेन नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट है और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में नेचुरल गैस का भयंकर यूज होता है। अगर आप देखें तो इट इज ऑल्सो द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हाट, द रशिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट ऑल्सो। तो नेचुरल गैस और व्हीट में रशिया एकदम पीक पर है। रशिया इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कोल। एक नंबर पर कौन है पूरे विश्व में? ऑस्ट्रेलिया है। 2 नंबर पे कौन है? इंडोनेशिया है। व्हीट में अगर आपसे पूछे कि भारत में लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द व्हीट कौन है? रिपब्लिक ऑफ उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा व्हीट प्रोड्यूस करता है। अगर आप देखें तो इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल का थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। 1 नंबर पे कौन है? प्रोड्यूसर यूनाइटेड स्टेट्स है। 2 नंबर पे कौन है? सऊदी अरबिया है। कहीं कहीं इसको सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी कहा जाता है, पर वो डेटा डिपेंड करता है कि कब का लिया गया है, पर थर्ड लार्जेस्ट ज़्यादा सटीक है। जो रिसेंट डेटा है वो थर्ड लार्जेस्ट का है, तो वो चेंज करते रहता है। तो कहने का मतलब है कि रशिया इज हैविंग अ मोनोपोली ऑन द नेचुरल गैस एक्सपोर्ट एंड द व्हीट। इट इज हैविंग अ मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू द कोल प्रोडक्शन एंड द कोल एक्सपोर्ट। इट हैज अ मोनोपोली व्हेन इट कम्स टू द क्रूड ऑयल। तो ये जो ट्रेड रूट बाधित हुआ है, इसी के चलते आप देख रहे हैं कि जो 45 रुपया तक गिर गया था, अब वो बूस्ट करके 110 प्रति बैरल डॉलर हो गया है। अब देखिए मैं क्या कहना चाहता हूं, अगर आप यूक्रेन को देखें तो यूक्रेन भी बेकार कंट्री नहीं है। अगर आप यूक्रेन को देखें तो इट इज वन ऑफ द लार्जेस्ट डेस्टिनेशन फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। अगर आप देखें तो 18,000 मेडिकल स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इसका एक बहुत बड़ा मेजर क्रिटिसिज्म ये है कि लोग कह रहे हैं कि जो 18,000 बच्चे ये हैं जो नीट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, बड़े बड़े बाप के बच्चे हैं। तो ठीक है, पर हमारी भी तो असफलता है कि हम अपने मेडिकल कॉलेज को नहीं बना पाए। ठीक है, इसमें दो राय नहीं है कि इसमें बड़े बड़े लोगों के बच्चे जाकर वहाँ पे पढ़ रहे हैं। सस्ता एजुकेशन है। अगर आप देखिए तो बिहार के अभी तारापुर के एमएलए जो हैं, उनका बेटा या बेटी भी यूक्रेन में फंसा हुआ था। तो कहने का मतलब है उससे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बड़े बाप के बच्चे वहाँ पे डोनेशन के थ्रू माध्यम से जा रहे हैं, पर हमारी भी असफलता है। ठीक है, अब देखिए यूक्रेन के बारे में आप देखेंगे तो यूक्रेन जो है ना, ये भी 4th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है। रसिया क्या है? रसिया सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ व्हीट है, ध्यान दीजिएगा। यूक्रेन जो है इट इज ऑल्सो द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जो कॉर्न है ना, कॉर्न का यूक्रेन थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। जब वो रसिया और यूक्रेन वाला जो रूट बाधित हो जाता है तो आप देखिए कि उसका इंपैक्ट व्हीट पर भयंकर रूप से पड़ रहा है। जो पूरा टोटल एक्सपोर्ट मार्केट व्हीट का है वो है 200 मिलियन मेट्रिक टन अंदाज के आसपास। इस 200 मिलियन मेट्रिक टन में 50 से 55 मतलब 1/4 जो है ना एक्सपोर्ट कौन करता है? अकेले रसिया और यूक्रेन मिलके करता है। अब वो ट्रेड रूट बाधित हो गया है तो अब इतना तो एक्सपोर्ट हो नहीं पा रहा है। यहां पर एक बहुत बड़ा क्या हो गया है? एक वैक्यूम हो गया है। अब इसी वैक्यूम को हम भर सकते हैं, भारत भर सकता है, भारत का किसान भर सकता है। कैसे भर सकता है? हम व्हीट में बहुत अच्छे एक्सपोर्टर हैं। अगर आप हम देखें तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है भारत का, जहाँ पे आप अभी देखते होंगे कि यहाँ पे चूहा अन्न खा जा रहा है, इतना ज़्यादा हम लोगों ने स्टॉक करके रखा है। क्यों स्टॉक करके रखा है? पीडीएस के नाम पर हमने स्टॉक करके रखा है, क्योंकि एमएसपी का दबाव होता है सरकार के पास किसानों से खरीदने के लिए। अगर टोटल अन्न देखें जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास है तो वो है 93 से 97 मिलियन मेट्रिक टन राइस और व्हीट केवल स्टोर किया हुआ है एफसीआई के पास। वाई नॉट हम इस एफसीआई के स्टोर को जो यहां पर डाइवर्ट करके जो मार्केट में वैक्यूम हुआ है, जो एक्सपोर्ट कर रहा था, उसको हम भर दें। दिस विल बी अ वेरी गुड गवर्नेंस मूव। This will be a very good effective move to strengthen our farmers. It will be a very good move to plug this hole, है ना। तो 97 मिलियन मेट्रिक टन जो चूहा खा के बर्बाद कर रहा है, इसको अगर हम लोग एक्सपोर्ट करें, अगर आप देखिए इंटरनेशनल मार्केट में अभी अगर आप देखें तो 1 टन व्हीट का 37,000 रुपया चल रहा है पर टन व्हीट का दाम। अगर हम लोग रफ एस्टिमेट भी इसको घटा के मान लेते हैं कि ₹30,000 चल रहा है, सबसे खराब, फिर भी अगर हम लोग बेचना स्टार्ट करते हैं, अगर इसमें से मानते हैं कि 23 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास, उसको भी हटाइए, 20 मिलियन मेट्रिक टन के आसपास अगर हम लोग व्हीट को केवल बेचना स्टार्ट कर दें और अगर इस पूरे चीज को हम लोग खाली कर दे तो आराम से हम लोग 1 लाख करोड़ रुपया कमा सकते हैं। जो एफसीआई में अन्न बर्बाद हो रहा है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक वैक्यूम क्रिएट हुआ है और हम 1 लाख करोड़ रुपया कमा भी सकते हैं। एंड दिस विल बी अ ग्रेट मूव दिस विल बी इकोनॉमिक बूस्ट फॉर द कंट्री। अगर आप देखें तो आयुष्मान भारत की योजना से ज़्यादा हो जाता, मनरेगा की योजना से ज़्यादा हो जाता और
लोगों का जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ध्यान में है कि हो सकता है प्रधानमंत्री जी ऐसे कुछ स्टेप्स लें जिससे ये चीज़ को भरा जा सकता है। दूसरा चीज़ आप देखिए, हमने बताया कि 200 मिलियन मेट्रिक टन करता है, उसका 1/4 पार्ट जो है केवल रशिया और यूक्रेन का वैक्यूम है जिसको हम लोग आसानी से भर सकते हैं। दूसरा चीज़ आप अगर देखिए तो अभी क्रूड ऑयल का दाम बढ़ गया है। जब क्रूड ऑयल का दाम अभी बढ़ गया है तो आप ये पाएंगे कि जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उनके दाम बढ़ गए होंगे। ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स क्या है, रेयॉन वगैरह जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं उसके दाम बढ़ गए हैं क्योंकि उनका जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, जो प्रोसेसिंग होता है वो क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। अब देखिए भारत क्या है कि हम लोग कॉटन के भी ज़बरदस्त प्रोड्यूसर हैं। जब सिंथेटिक चीज़ का दाम बढ़ गया है तो लोग नेचुरल चीज़ खरीदना चाहेगा अगर वो सस्ता मिलेगा तो अभी जो कॉटन जो हमारा है उसके मार्फत हम उसको पुश कर सकते हैं इंटरनेशनल मार्केट में। और याद रखिए चूंकि अभी कॉटन आ गया तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जो कॉटन का जो प्रोडक्शन है बेसिकली डेक्कन वाला बेल्ट प्रोड्यूस करता है। डेक्कन वाला में कौन, महाराष्ट्र करता है, मध्य प्रदेश करता है, गुजरात करता है, आंध्र प्रदेश करता है, तमिलनाडु करता है, यही सब करता है। कॉटन किस तरह के सॉइल में प्रोड्यूस होता है, द कॉटन इज प्रोड्यूस्ड इन द ब्लैक कॉटन सॉइल। ब्लैक कॉटन सॉइल जो है वो किस चीज में रिच है, इट इज वेरी रिच इन पोटैश। अब चूंकि ज्योग्राफी आ जाता है और ज्योग्राफी से मोहब्बत है तो इसको छोड़ नहीं पाते हैं। पोटैश है और दूसरा देखें तो इट इज़ पुअर इन फॉस्फोरस। फॉस्फोरस में पुअर है, पोटैश में रिच है। दिस ब्लैक कॉटन सॉइल इज कॉल्ड ब्लैक बिकॉज ऑफ द इट इज हैविंग अ हाई क्ले कंटेंट। जब हाई क्ले कंटेंट होता है तो ये फर्टाइल भी बहुत होता है, पर हाई क्ले कंटेंट के चलते आप देखते हो कि बहुत ही चिपचिपा होता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं सेल्फ प्लोइंग सॉइल। अगर आपसे पूछे कि विच सॉइल इज कॉल्ड एज द सेल्फ प्लोइंग सॉइल, अपने मतलब जुताई कर लेता है, सेल्फ प्लोइंग सॉइल इसी को कहते हैं। इसको सेल्फ एरेटेड सॉइल भी बोलते हैं। जब गर्मी पड़ता है तो बहुत दरार पैदा हो जाता है। आप जो अखबार में फोटो देखते हैं कि किसान माथा पकड़ा हुआ है, पूरा दरार फैला हुआ है, वो ब्लैक कॉटन सॉइल ही होता है। ठीक है, इसको सेल्फ स्वेलिंग सॉइल भी बोलते हैं। ठीक है, और ये जो है ना कॉटन प्रोडक्शन के लिए जबरदस्त है ब्लैक कॉटन सॉइल, और डेक्कन वाला एरिया में है। तो जब सिंथेटिक फाइबर का दाम बढ़ गया तो आप सिंथेटिक चीज पहनना पसंद करेंगे कि नेचुरल चीज पहनना पसंद करेंगे, तो ऑब्वियसली आप कॉटन के मार्केट को हम लोग बूस्ट करेंगे क्योंकि कॉटन यूजुअली थोड़ा सा महंगा होता है। अगर आप ऑर्गेनिक तेल देखेंगे तो ऑर्गेनिक तेल महंगा होता है कि फॉर्चून वाला तेल महंगा होता है। ऑर्गेनिक तेल महंगा होता है। जब ऑर्गेनिक तेल महंगा है, जब ऑर्गेनिक तेल मानते हैं 110 का मिल रहा है और फॉर्चून का तेल आपको 95 में मिलता है, तब तो आप 95 में ये खरीदते हैं। पर अगर इसका भी दाम बढ़ के 110 रुपया हो गया तो आप ऑर्गेनिक तेल खरीदेंगे, तो सिंथेटिक फाइबर की जगह हम लोग कॉटन खरीदना स्टार्ट करेंगे। तो कॉटन को भी पुश किया जा सकता है, एंड इन दिस वे वी कैन टैप दोज मार्केट, वी कैन अर्न मनी, वी कैन बूस्ट आवर एग्रीकल्चर सेक्टर, एंड वी कैन बूस्ट आवर फार्मर बाई ट्रांसफरिंग मोर मनी टू देम। सो दिस इज काइंड ऑफ बुन विच वी नीड टू प्लग इन, विच वी नीड टू हार्नेस अपॉन एंड बिकम, एंड दिस इज द वे वी कैन बूस्ट आवर इकोनॉमी अ लॉट। ठीक है, छोटा सीरीज है। एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट लीजिए। विच इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द नॉर्थ टू द साउथ, सी ऑफ एजॉव, ब्लैक सी, सी ऑफ मरमरा, 231। आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, धन्यवाद।